सोचिए, एक तरफ भारत में डॉलर अरबपतियों की संख्या रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। हाँ। और ठीक उसी वक्त एक 20-22 साल का युवा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर डिलीवरी बैग उठाने को मजबूर है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे रक्षा बलों में सबसे ऊंचे पदों को लेकर एक शांत सी बगावत सुलग रही है। राइट। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कूटनीति का रास्ता छोड़कर सरेआम गालियां दे रहा है। तो आज 7 अप्रैल 2026 है और पहली नज़र में ना ये सारी खबरें बिल्कुल अलग अलग दुनिया की लग सकती हैं। मतलब दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदुस्तान की खबरों का जो स्टैक आज हमारे पास है वो सतह पर बड़ा बिखरावा सा लगता है। हाँ, बिखरावा तो है। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये सब एक ही बड़े सिस्टम क्रैश की आहट है। मतलब जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो नई हकीकत के साथ टकरा रही हैं। बिल्कुल। और ये टकराव ना बहुत गहरा है। मतलब हम अक्सर घटनाओं को अलग अलग बॉक्स में रखकर देखने के आदी हैं। राइट। लेकिन अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा नीतियां हो, व्यापारिक नियम या विदेश नीति, ये सब एक ही मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। जब एक जगह घर्षण या फ्रिक्शन होता है तो पूरी मशीन आवाज करने लगती है। सही बात है। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि हम खबरों की इस सतह के थोड़ा नीचे जाएं और समझें कि असल में इन बदलावों की टाइमिंग और इनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस व्यवस्था की बात करते हैं जो हमारे घरों के सबसे करीब है, शिक्षा और रोजगार का मॉडल। दैनिक भास्कर के संपादकीय में ना स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 की जो आंकड़े आए हैं वो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल अलार्मिंग है। मतलब रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल के 72% युवाओं ने महज घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। 72%। और 2017 में ये आंकड़ा 58% था। हाँ, इसके साथ ही पिछले 43 वर्षों का ट्रेंड ये बताता है कि हर 5 में से 2 ग्रेजुएट बेरोजगार रहे हैं। केवल 7% को स्थायी नौकरियां मिली हैं। सिर्फ 7%? हाँ, बस 7%। बाकियों को बस किसी तरह गुजारा चलाने लायक काम मिला है। देखिए, इस तस्वीर का ना एक दूसरा हिस्सा भी है। एक ऐसा विरोधाभास जो इस पूरे नैरेटिव को पलट देता है। एक तरफ पढ़ाई छूट रही है और ठीक इसी समय काल में भारत में डॉलर अरबपतियों की संख्या 2017 के 101 से बढ़कर इस साल 308 हो गई है। वेट, 308? हाँ, 308। भारत अब दुनिया में अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पर है। ओह वाओ! तो मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक फासला नहीं है, ये इस बात का सीधा संकेत है कि संपत्ति बनाने का जो हमारा पुराना रास्ता था, जो हमें सिखाया जाता था कि अच्छी शिक्षा लो, अच्छी नौकरी पाओ। एग्जैक्टली, अच्छी नौकरी पाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो, वो रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। पूंजी और तकनीक के सहारे कुछ लोग बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग बस सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा है। और यहीं पर ना मुझे सरकार के रवैये पर थोड़ी हैरानी होती है। मतलब एनएसओ का जो 2025 का सर्वे है उसका डेटा बताता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में 75 लाख लोग बढ़े हैं और अब इस सेक्टर में 12.80 करोड़ लोग हो गए हैं। लेकिन सरकारी संस्थाएं इसे मजबूत श्रम बाजार मानकर इसका जश्न मना रही हैं। राइट। ये बात सच में गले से नीचे नहीं उतरती। मतलब क्या मजबूरी में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पढ़ाई छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को सकारात्मक रोजगार मान लेना सही है? देखिए, अगर आप इसे सरकारी नजरिए से देखें तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक बफर है। कैसे? मतलब जब इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता है, गिग इकोनॉमी में लोग जुड़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो बना रहता है और कागज पर बेरोजगारी दर कंट्रोल में दिखती है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत में ये सर्वाइवल को ही सक्सेस मान लेने जैसी भूल है। मतलब एक युवा जो आज डिलीवरी बॉय है, वो आज के लिए तो इकोनॉमी में कुछ जोड़ रहा है, लेकिन उसने अपने भविष्य के स्किल डेवलपमेंट को दांव पर लगा दिया है ना। हाँ, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। एग्जैक्टली। इसे हम किसी भी तरह से मजबूत बाजार नहीं कह सकते। ये बस एक ऐसा बाजार है जहां मजदूर अपनी मजबूरी बेच रहा है। सही कहा आपने। ये ऐसा है जैसे कोई एक सीढ़ी चढ़ रहा है ये सोचकर के ऊपर मंजिल है, लेकिन बीच में पता चलता है कि सीढ़ी के आगे तो कोई छत है ही नहीं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ये जो सीढ़ी के ऊपर छत न होने का डर है, ये सिर्फ युवाओं या इनफॉर्मल सेक्टर तक सीमित नहीं है। अगर हम देश की सबसे अनुशासित व्यवस्था मतलब हमारे सुरक्षा बलों को देखें तो वहां भी कुछ ऐसा ही टकराव देखने को मिल रहा है।
आप सीएपीएफ वाले मुद्दे की बात करें ना? हाँ, दैनिक जागरण में पूर्व डीजीपी आर.के. विज का एक लेख आया है और यह इसी व्यवस्थागत टकराव पर है। संसद में ना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2016 चर्चा में है। राइट। और इसमें जो प्रावधान है उन्होंने सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। देखिए, इस विधेयक के प्रावधानों ने एक तरह से ना एक साफ लाइन खींच दी है। इसमें यह तय किया गया है कि सीएपीएफ में आईजी स्तर के 50% पद, हाँ, एडीजी स्तर के न्यूनतम 67% पद और जो स्पेशल डीजी या डीजी स्तर के पद हैं वो पूरे 100% आईपीएस अधिकारियों के डेप्यूटेशन के लिए आरक्षित होंगे। 100%। लेकिन क्या ये तर्क सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नहीं है जो मई 2025 में आया था? हाँ, वो डेप्यूटेशन कम करने वाला आदेश। एग्जैक्टली। अगर कोर्ट ने सीएपीएफ को एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस का दर्जा देते हुए यह साफ कहा था कि डेप्यूटेशन को धीरे धीरे कम किया जाए, तो क्या सरकार पिछले दरवाजे से उस दर्जे को बेअसर नहीं कर रही? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब सोचने वाली बात है कि जो अधिकारी अपना पूरा जीवन उस बल में खपा देता है, उससे अचानक पता चलता है कि सबसे ऊपर की कुर्सी उसके लिए है ही नहीं। बाहर से नेतृत्व थोपना क्या ये उस बल के मनोबल को नहीं तोड़ेगा? बिल्कुल तोड़ेगा। सीएपीएफ अधिकारियों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है और उनकी जो नाराजगी है वो भी अपनी जगह जायज है। लेकिन सरकार का नजरिया सिर्फ किसी एक बल की आकांक्षाओं तक सीमित नहीं है। तो सरकार का तर्क क्या है इसमें? और आर.के. विज अपने लेख में इसी को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ये ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन यानी जमीनी तालमेल की बहुत बड़ी जरूरत है। मतलब राज्यों और केंद्र के बीच? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन होना है। वहां सीआरपीएफ भी है और राज्य की पुलिस भी। राइट। अब अगर सीआरपीएफ का नेतृत्व कोई ऐसा अधिकारी कर रहा है जिसका राज्य पुलिस के तंत्र से कोई वास्ता ही नहीं है, तो खुफिया जानकारी साझा करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। समझ रहे हूँ। वहीं अगर नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी के पास है तो उसका राज्य के कैडर से एक स्वाभाविक जुड़ाव होता है, सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो तेज होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत सरदार पटेल का विजन भी यही था कि एक ऐसा ढांचा हो जो केंद्र और राज्यों के बीच पुल का काम करे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी नीतिगत जरूरत के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे कर देना, ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? देखिए, यहां ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की व्याख्या करना है, देश की सुरक्षा नीतियां बनाना नहीं। हाँ, वो तो है। आपको याद होगा वन रैंक वन पेंशन मामले में भी कोर्ट ने साफ किया था कि नीतिगत फैसलों में अदालत दखल नहीं दे सकती। सरकार का तर्क है कि वे सीएपीएफ कैडर के लिए 4 स्तरों पर पदोन्नति सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व की कमान है वो सामरिक तालमेल के लिए आईपीएस के पास ही रहेगी। तो ये मूल रूप से ना कैडर की आकांक्षाओं और देश की सामरिक जरूरत के बीच का एक क्लासिक टकराव है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं में अपना नियंत्रण पूरी तरह से मजबूत कर रही है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो सरकार का रुख बिल्कुल इसके उलट है। वहां वो अपना कानूनी शिकंजा ढीला कर रही है। जनविश्वास बिल? एग्जैक्टली। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 हाल ही में पारित हुआ है और इसके तहत 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है और 717 को अपराध की श्रेणी से बाहर यानी डीक्रिमिनलाइज किया गया है। हाँ, ये व्यापारिक जगत के लिए ना एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब फार्मेसी अधिनियम 1948 हो या खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, ऐसे कई कानून थे जहां एक छोटी सी कागजी गलती पर सीधे जेल जाने का प्रावधान था। सीधे जेल? हाँ, अब इसे बदलकर केवल जुर्माना और चेतावनी तक सीमित कर दिया गया है। ओके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसके पीछे का तर्क देते हुए बताया कि आज अदालतों में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। 5 करोड़? हाँ, और इनमें से लाखों मामले ऐसे हैं जिन्हें कभी अदालत की चौखट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है ना वो एमएसएमई सेक्टर को होगा, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं। बिल्कुल, जो हमेशा एक तरह के इंस्पेक्टर राज के डर में जीते आए हैं। इस बिल को देखकर ना मुझे एक एनोलॉजी याद आ रही है। मतलब ये ऐसा है जैसे एक बहुत ही सख्त टीचर के हाथ से छड़ी लेकर उसे सिर्फ एक वार्निंग स्लिप पकड़ा दी गई हो। हाँ, काफी हद तक। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जेल का डर हटा देने से व्यापार करना सच में आसान हो जाएगा? मेरा मतलब है जब नियम इतने सारे हों। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। सजा का डर हटना सिर्फ एक पहली सीढ़ी है।
2023 में भी जनविश्वास बिल का एक चरण आया था और कॉर्पोरेट कानूनों में भी बदलाव हुए थे। राइट। लेकिन असली समस्या वो टीचर या छड़ी नहीं है। असली समस्या वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम रेगुलेटरी ओवरलैप कहते हैं। नियमों का जाल। हाँ, एक मिड साइज फैक्ट्री लगाने वाले व्यक्ति को आज भी पर्यावरण विभाग, श्रम विभाग, नगर निगम, फायर सेफ्टी, न जाने कितने विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। केंद्र के नियम अलग हैं, राज्य के नियम अलग है। तो फिर इसका हल क्या है? हल यही है कि जब तक हम फेसलेस और डिजिटल शासन की तरफ पूरी तरह नहीं मुड़ते, जहां नियम कम हो, सरल हो और मंजूरी एक सिंगल विंडो से मिले, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। सजा कम करना अच्छी बात है, लेकिन इन नियमों के जाल को काटना ही असली मंजिल होनी चाहिए। और शायद इसी स्टेबल एनवायरनमेंट और नियमों को आसान बनाने की अहमियत हमारे पड़ोसी देश भी अब समझ रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। देश के अंदर व्यापारिक नियमों को आसान बनाने की जो बात हमने की, कुछ वैसी ही सहजता अब बांग्लादेश के साथ हमारी कूटनीति में भी दिखाई दे रही है। FAIS में छपा ऋषि गुप्ता का एक लेख बताता है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान अब खुलकर इंडिया फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। ये बांग्लादेश की राजनीति में ना एक बहुत ही बड़ा यू टर्न है। मतलब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार थी, उसके 1.5 साल के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर चले गए थे। हाँ, क्योंकि शेख हसीना को भारत में शरण मिली थी। एग्जैक्टली। उसी वजह से यूनुस सरकार ने भारत विरोधी बयानबाजी की और पाकिस्तान को अपना मित्र तक बता दिया था। राइट। लेकिन तारिक रहमान की जो पार्टी है, BNP, जो खुद ऐतिहासिक रूप से भारत के खिलाफ रही है, उसने सत्ता में आते ही पूरा रुख बदल दिया है। और ये यू टर्न ना इतना आसान भी नहीं लगता। मतलब तारिक रहमान ने फरवरी के चुनावों में जीत के बाद सीधे PM मोदी को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। हाँ। और वहां भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गए भी। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, 25 मार्च को अपने राष्ट्रीय संदेश में तारिक रहमान ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों की खुलकर आलोचना की। अब उनके विदेश मंत्री खलीलुर रहमान दिल्ली आ रहे हैं ताकि गंगा जल संधि, व्यापार और वीजा जैसे मुद्दों पर बात हो सके। तो यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये उठता है कि जो पार्टी हमेशा से भारत का विरोध करके चुनाव जीतती रही, उसका अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हृदय परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर क्या है ये? इसे यथार्थवाद या रियलिज्म कहते हैं। तारिक रहमान एक बहुत ही चतुर नेता हैं। वह जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी भावुक बयानबाजी से जो खाई खोदी थी, वो बांग्लादेश के अपने हित में नहीं है। मतलब अर्थव्यवस्था के लिए? हाँ, भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, वह बांग्लादेश के लिए व्यापार, ऊर्जा और रसद का सबसे बड़ा स्रोत है। कोई भी देश अपने सबसे बड़े और भौगोलिक रूप से सबसे मजबूत पड़ोसी से लड़कर अपना विकास नहीं कर सकता। लेकिन क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा और बांग्लादेश के भीतर जमाते इस्लामी जैसे तत्वों का दबाव इस इंडिया फर्स्ट नीति को पटरी से नहीं उतार देगा? चुनौतियां तो बिल्कुल हैं। जमात का दबाव लगातार बना हुआ है और वीजा नियमों जैसी परेशानियां अभी भी सुलझी नहीं है। लेकिन कूटनीति में सफलता इसी बात में है कि आप विवादित मुद्दों को किनारे रखकर उन क्षेत्रों में काम करें जहां दोनों का फायदा है। यथार्थवाद यही सिखाता है कि जो चीजें काम कर रही हैं, उन्हें दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास दोबारा बनाने की ये शुरुआत ही अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो दक्षिण एशिया में जहां पड़ोसी सोच समझकर अपने शब्द चुन रहे हैं और रिश्ते सुधार रहे हैं, वहीं दुनिया के एक और हिस्से में बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। अमेरिका की बात? हाँ, और ये हमें हमारे अंतिम विषय पर ले जाता है कि वैश्विक राजनीति में अपशब्दों की कीमत क्या होती है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। उन्होंने खुलेआम कहा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलो पागलों, वरना तुम नरक में पहुंच जाओगे। ओह! देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कूटनीति में महज एक बयान नहीं होता। तो क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक जोखिम होता है। ईरान ने इस पर तुरंत और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका साफ कहना था कि वे अब किसी भी अस्थायी युद्ध विराम के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे। अरे बाप रे! हाँ,
और इसका असर ये हुआ कि अमेरिका के अंदर जो लोग ट्रंप का समर्थन करते थे वे भी अचंभित हैं। अमेरिका में रहने वाले जो ईरानी मूल के लोग हैं और ईरान के जो उदारवादी तबके बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, वे भी भड़क गए होंगे। बिल्कुल। और ईरान का मौजूदा नेतृत्व अब निडर हो रहा है क्योंकि उन्हें अपने देश में एकजुटता मिल रही है। ये समझना सच में मुश्किल है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करेगा। मतलब अमेरिका के दिग्गज नेता बर्नी सैंडर्स ने इसे मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति की बकवास कह दिया है। राइट। यहाँ तक कि ट्रंप की समर्थक रहीं मार्जरी टेलर ग्रीन ने भी उन्हें पागल करार दे दिया है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि लगभग 6 दशक पहले राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन भी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, इतिहास में ऐसे उदाहरण है। लेकिन क्या ट्रंप जानबूझकर कठोर दिखने की कोशिश कर रहे हैं या ये सिर्फ बौखलाहट है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कारण चाहे जो भी हो, सत्ता और मर्यादा के बीच का एक रिश्ता होता है। कूटनीति में ना बुरे शब्द केवल किसी का अपमान नहीं होते, वे असल में युद्ध विराम जैसी ठोस चीजों को रोक देते हैं। जब कोई बड़ा नेता सरेआम दूसरे देश के नेतृत्व को गालियां देता है तो वो असल में उस देश के नेतृत्व के लिए पीछे हटने का रास्ता ही बंद कर देता है, क्योंकि अगर वो पीछे हटे तो कमजोर दिखेंगे। एग्जैक्टली। ऐसे समय में जब दुनिया को आग बुझाने वालों की जरूरत है, ऐसी भाषा सीधे सीधे आग में घी का काम कर रही है। पुलिस बल, व्यापारिक कानूनों, पड़ोसी देशों की कूटनीति और वैश्विक राजनीति पर गहराई से चर्चा की। बिल्कुल। और इन सब में एक बात बिल्कुल समान है, जब कोई भी सिस्टम या व्यवस्था जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती, जैसे डिग्री के बाद नौकरी न मिलना, हाँ, या कूटनीति में अपशब्द बोलना, तो टकराव पैदा होता है। और ऐसे में बदलाव केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि आज हमने देखा कि एक युवा जब हताश होता है तो वो पढ़ाई छोड़ देता है, और एक वैश्विक नेता जब हताश होता है तो वो कूटनीति छोड़कर अपशब्दों पर उतर आता है। क्या हम अपनी व्यवस्थाएं उस दुनिया के लिए बना रहे हैं जैसी दुनिया हम चाहते हैं, या उस दुनिया के लिए जैसी दुनिया वास्तव में है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, ये विचार करने लायक बात है। साथ इन खबरों के पीछे की हकीकत को समझने के लिए धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा ऐसे ही बनाए रखें और सीखते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखें।